जय हिंद साथियों। जैसा आपको पता है कि बिहार स्टेट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 अक्टूबर से स्टार्ट है। 14 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला है आपका बिहार स्टेट 2025 का एग्ज़ाम। तो हमने बिहार स्टेट 2025 के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करवाने का निर्णय लिया है। तो उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का। ये आपका टीजीटी का होगा क्लास 9 टू 10 का, ठीक है। ये आपका टीजीटी के लिए है, क्लास 9 टू 10 के लिए। ये आपका पेपर हुआ था 9 जून 2024 को। तो ये पीआईक्यू प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपका है। तो इससे पहले देखिए, उसके बाद आपको हम और भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो ये आपका है सूक्ष्म विभाजन। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। यानी इसमें किस तरह से नए पौधा विकसित होता है? तो पौधे के एक छोटे भाग से नया पौधा का विकसित होता है इसमें, इसलिए तो उसको उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका सॉरी कि कृत्रिम खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए याद होगा केचुआ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि वायरल मुर्गियों के दैनिक भोजन प्रोटीन और वसा से युक्त होता है। कर पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए और के। विटामिन ए और के। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है कि मधुमक्खी का छत्ता जो विभिन्न औषधीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, का निम्न में से किसका स्रोत है? यानी जो मधुमक्खी का छत्ता है वो कह रहा है किसका स्रोत है? तो ये मोम का स्रोत है। ऑप्शन आपका ए होगा। यह मोम का स्रोत है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और ये जो मोम है ये आपका मधुमक्खी के शरीर से स्रावित होता है, ठीक है। मधुमक्खी के शरीर से यह स्रावित होता है आपका मोम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? सॉरी खरा है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? देखो, मृदा उर्वरता, ठीक है, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए, नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि के लिए, मृदा में कार्बनिक तत्वों के वृद्धि के लिए। तो आपका तीनों सही है, इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर आपका 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अगर इसका पीएच होगा। तो सिंपल है, आपको याद होगा कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सॉरी जो बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या होते हैं? वो क्षार होता है, ठीक है। क्षार का ये परिभाषा ही है। और आपको जानते हैं आप, क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो क्वेश्चन यानी आपसे यही पूछ रहा है कि किसका पीएच मान सबसे अधिक है? कहानी करती है हुआ, क्योंकि वह बिलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 7 से अधिक है। किस ऑप्शन में 7 से अधिक है? तो आपका एक ही ऑप्शन डी दिख रहा होगा, जिसमें 7 से अधिक पीएच मान है 10 है। तो ये क्या है? ये क्षार है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? देखिए, ये आपका क्या है? NaOH, ये क्षार है। HCl क्या है? ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O बनता है। ये देखो, ये क्या है? ये क्षार है, ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो NaCl बना। NaCl क्या है? लवण है। तो यह एक क्या है? ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। तो ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है, कर अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? अवकरण यानी इसको कहेंगे हम रिडक्शन। अवकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो कह रहा है रिडक्शन में क्या होता है? देखिए, रिडक्शन का परिभाषा आप 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो या ऑक्सीजन निकलता हो, या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? डिक्रीज करता हो। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? डिक्रीज करता हो, वो आपका अवकरण होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है? हाइड्रोजन को हटना, हाइड्रोजन को योग। तो आपका ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन का योग। यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे अवकरण है, या ऑक्सीजन निकल रहा है तो कहेंगे अवकरण है, या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि अवकरण हो रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन क्या आपका? भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। H2 में देखिए हाइड्रोजन कितना है? तो 2 ग्राम है। और 16 ग्राम क्या है आपका? ये आपका ऑक्सीजन है। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो 2 को 16 में भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 1:8, यानी 1 अनुपात क्या आएगा? 8 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है सॉरी, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका, नीचे दिया गया समीकरण कर किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए कौन सा अभिक्रिया बताइए। देखिए यहाँ पर क्या था? पीवी था, तो ये आपका यहाँ चला गया, और यहाँ पर आपका NO3 था, तो ये आपका यहाँ चला गया। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए के यहाँ था, तो ये कहाँ? यहाँ चला गया, और आयोडीन यहाँ था, तो ये आपका यहाँ चला गया। तो यानी इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन डबल एलिमेंट का विस्थापन हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रहा है इसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया है यह। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? देखिए, वसा और तेल का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें यानी गंधित पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए इसका कहेंगे ऑप्शन सी, विकृत गंधिता। ऑप्शन क्या कहेंगे? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब निकलती है, ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऊष्मा क्या हो? निकले या निकलती हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा निकल रही है, तो नाम में से क्लियर है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया से क्या हो? ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो आपका ऑप्शन बी होगा। और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जिस अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी कहेंगे। तो नाम से ही क्लियर है ठीक है, नाम से ही आपका क्लियर है। जैसे आपको दिखाया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक, देखिए ये आपका होगा CaO, जिसको हम बोलते हैं अनबुझा चूना। इसमें क्या करो? पानी डाल दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुझा हुआ चूना, प्लस आपका आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगा, ठीक है, ऊष्मा निकलेंगे। ये क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कर आपका, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, शोषण में क्या होता है? शोषण यानी यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण भी। लेकिन शोषण में होता क्या है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? देखिए, शोषण में क्या होता है आपका? ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो टूट जाते हैं। ये बनाता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी ऊष्मा यहाँ निकलते हैं। यही ऊष्मा तो हमारे कार्य आते हैं शरीर के लिए, ठीक है। तो शोषण में क्या होता है? तो ऊष्मा निकलते हैं, तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है? यह एक ऊष्मा क्षेपी है। या ऑप्शन रहता ऑक्सीकरण का, तो ऑक्सीकरण भी आपका हो जाता, ठीक है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है।
क्वेश्चन कर आपका, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है कर उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए एटॉमिक नंबर यदि आपका 15 है, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 15 होगा, इतना तो क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 15 है। अब 15 ये क्या है, फॉस्फोरस है। 15 पर कौन आता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो यानी ये फॉस्फोरस के बारे में आपसे पूछ रहा है। 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। इसका मतलब है आपको फॉस्फोरस के बारे में पूछ रहा है। करा तत्व वर्ग 15 का है, बिल्कुल सही है। तत्व की संयुक्ता 3 है। देखिए 15 को हम लिखेंगे 2, 8, 3, 8 2 10 3 13, सॉरी 8 2 10 3 13 ने 8 2 10 8 2 10 इसके बाद क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, वैलेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो 8 के आसपास है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, संयुक्ता निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको 8 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका संयुक्ता क्या है, 3 है, तो ये भी आपका सही है। तत्व अधातु है, ये भी सही है। कहते कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सभी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई ऐसा कथन नहीं है जो गलत हो, ठीक है, तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देखिए कैसे इसका संयुक्त हम निकाले हैं, देखो तो 2, 8, 5 होगा आपका, 15 है, तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। अब ये देखना है आपको कि 8 के आसपास है, देखो तो 4 रहता तो बराबर रहता, तो 4 ही होता इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये 4 के आगे है तो हम उसमें से 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 3, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु का आकार क्या होता है। तो नीचे की ओर आने पर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसका आकार बढ़ता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका आकार क्या होता है, तो बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, करा आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, देखिए इस ऑप्शन देखा जाए तो कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, तो मोस्टले ने दिया है, ठीक है, किसने दिया है, मोस्टले ने दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि कार्बन का अपरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्बन का अपरूप आपका ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है, यानी प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका होगा बी, लेकिन थोड़ा सा बी में यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो आपको हम दिखा देते हैं क्या होगा। देखिए सी, एक सेकेंड, इसका सूत्र आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था एग्जाम में। एच, यहाँ भी एच होगा, फिर सी, एच, एच, और यहाँ सॉरी फिर आपका क्या होगा, सी होगा, डबल, अब दो, ये आपका सही है। यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये किसका सूत्र, ये किसका फॉर्मूला है, तो प्रोपोनोइक अम्ल का है, ठीक है, प्रोपोनोइक अम्ल का है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करती है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए ये आपका एस्टेट का पेपर है, बिल्कुल पूरे आपका एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये आप जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करें जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है, ठीक है। तो देखो ये रटने वाला नहीं है, इसको आपको अभिक्रिया कराना होगा तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसको क्या होगा, आपको अभिक्रिया कराना होगा। अब देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5O होता है, ये क्या है, एथेनॉल है, इसमें क्या करें, सोडियम से हम अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा C2H5 माइनस सोडियम पर
प्लस होगा, ठीक है, आयंस है ये, प्लस H2 ये गैस है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 20, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखो क्या रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप परिभाषा पढ़े होंगे कि वह विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अब इसमें देखो, देखिए OH लगा है, COOH लगा है, ये OH तीनों अम्ल है। आप देख कर ही कह सकते हैं तीनों क्या है, अम्ल है। ये क्या है, ये आपका मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ये क्या है आपका, एथेनोइक अम्ल है। तो सभी क्या है, सभी आपका अम्ल है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, एक से ज्यादा विकल्प सही है। सॉरी, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है, यानी किसे पीने से अंधापन आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका मिथेनॉल, आपका ऑप्शन बी होगा, मिथेनॉल। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण के सौर ऊर्जा का मान होता है। ये तो आपको याद करने वाला फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1.36 केजी जूल पर सेकेंड, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि तरल में प्रवाह का गुण अद्वितीय होता है, तरल संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि केवल गैस तरल की तरह व्यवहार करता है, गलत है। केवल द्रव तरल की तरह व्यवहार करता है, ये भी गलत है। गैस और ठोस तरल की तरह व्यवहार करता है, देखो गैस तो करता है लेकिन ठोस नहीं करता है, ये भी गलत है। द्रव और गैस तरल की तरह व्यवहार करता है, ये बिल्कुल सही है। देखो द्रव जो है वो तरल तो है ही, लेकिन गैस भी तरल की तरह बिहेव करता है। आप देखे होंगे एलपीजी गैस जब सिलेंडर में उसको भरते हैं तो यहाँ देखना ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये भी द्रव की तरह बिहेव करते हैं, तरल की तरह बिहेव करती हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि किसी पिंड का घनत्व परिभाषित होता है। देखो डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होते हैं। तो आप देख लो किस ऑप्शन में है, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। तो आपका ऑप्शन ए में है, उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका समुद्र के तलहटी पर दबाव होता है, समुद्र के तलहटी पर दबाव होते हैं। यानी देखो ये समुद्र है, तलहटी में इसके सबसे नीचे में ये मान लो समुद्र है, तो समुद्र के सबसे तलहटी नीचे में कह रहा है प्रेशर क्या होगा। देखिए तो आप पढ़े होंगे यदि यहाँ का प्रेशर ऊपर में यदि प्रेशर पी नोट है, तो यदि हाइट एच है तो यहाँ पर नीचे में इसका प्रेशर क्या होगा, पी नोट प्लस रो जी एच होगा। ये आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, शायद 11th या 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो पी बराबर पी नोट प्लस रो जी एच, ये आप पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पर देखो तो कह रहा कि ये समुद्र के तल में प्रेशर क्या होगा, तो भाई स्वाभाविक बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा, समुद्र की सतह के स्तर पर दबाव से अधिक, यानी जो समुद्र के यानी शुरू का जो स्तर है उससे क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है पी बराबर क्या होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका गैसों को द्रवित किया जा सकता है, गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, गैस है लिक्विड फॉर्म में बदलना, क्या करना होगा, देखो लिक्विड तभी होगा जब टेम्परेचर क्या करो, टेम्परेचर आप क्या करो, कम करो, ठीक। गैस है तो उसको टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड में आएगा, और प्रेशर क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आपका ऑप्शन ये आएगा, उच्च दाब निम्न ताप, उच्च दाब निम्न ताप होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट को जलने में
पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो ये आपका बैगनी कलर दिखाई देता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी होगा। सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जटिल दुर्घटना है? यानी सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? गर्म जल के सॉरी गर्म जल के छलकाव से जलना, उबलते हुए पानी का छलकाव, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म वाष्प उड़ेलने से जलना। देखो आपको पता होगा सॉरी कि वाष्प में गुप्त ऊष्मा क्या होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा क्या होते हैं? अधिक होते हैं, इसीलिए सबसे खतरनाक आपका यही होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी एडीओ का फुल क्लासेस करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट यानी फुल कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो ये आपका एलके क्लासेस ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और टेस्ट सीरीज भी आपको करवाया जाएगा। और जितने भी हम क्लास आपको करवाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, सभी आपका चैप्टर वाइज करवाएंगे। ठीक है, वीडियो भी मिलेगा और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में आपका टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, यदि कोई पहले से एडीओ का टेस्ट ले रखे हैं तो आपको हम इस फी में आप पेड करेंगे, यदि 500 रुपया, तो आपको हम इसमें 120 रुपया माइनस कर देंगे आपको, यदि आप टेस्ट पहले से ले रखे हैं तो। ठीक है, यदि आप टेस्ट नहीं लिए हैं तो आपको 500 रुपया ही लगेगा। यदि कोई टेस्ट ले लिए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इस पर 8810546607 पर। ठीक है, तो यहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं और कंप्लीटली आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है, कणों की गति यादृच्छिक होती है। ठीक है, यानी रेंडमली होती है। तो आपको पता होगा ये होता है गैस में गैस का कण क्या होता है? ये रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें गैस कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है? गैस है, इसलिए इसमें गति क्या होगा? तो रेंडमली होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण होती है। देखो कैथोड किरण होती है, तो कैथोड पर आपको पता होगा कैथोड पर आपका क्या होता है? निगेटिव चार्ज होते हैं, और एनोड पर क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, एनोड पर क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कैथोड तो क्या है? ऋण आवेशित। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हैं। यह कार्य किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है? तो ये मूलक होते हैं। देखो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इसका इंग्लिश क्या होता है आपको? इसका इंग्लिश होता है रेडिकल। इसका इंग्लिश होता है आपका रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो OH- ये क्या है? रेडिकल है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका तत्व जिसके परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी वैसे तत्व जिसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? तो देखो ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। आप पढ़े होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो देखो मास नंबर 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो क्या होगा? 1 - 1 0 होगा। यानी आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका एक्स परमाणु के में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? देखो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको अभी बताया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर मास नंबर कितना है? ऊपर में कितना दिया हुआ? 23 दिया है। तो जो ऊपर में लिखा रहता है वो क्या था? मास नंबर होता है, ध्यान रखना। और जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर आपका 23 है और एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो आपका ऑप्शन डी आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि CO तथा CO2 में ऑक्सीजन का कितना अनुपात है? सिंपल है, देखो CO में ऑक्सीजन कितना है?
8 दूनी 16 ग्राम। CO2 में कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ग्राम। इसका रेशियो निकाल दीजिए, 16 दूनी 32, तो क्या होगा 1:2 होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। 1 अनुपात क्या होगा 2 होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। देखो सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। सोडियम क्या है, तो सोडियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम धातु है। सल्फर क्या है, तो सल्फर आपका अधातु है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कर NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता क्या है। कर NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता क्या है। देखो इसको 2-3 तरह से समझ सकते हैं। देखो इसको हम तोड़ेंगे, NH3 को हम तोड़ेंगे तो आपका देखो N आएगा यहाँ, H आएगा यहाँ। अब देखो ये कंपाउंड बनता कैसे पता है आपको। देखो जो नाइट्रोजन का संयुक्ता होगा वो चला गया होगा हाइड्रोजन के पास, जो हाइड्रोजन का संयुक्ता होगा वो चला गया होगा नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितना है लिखा है, 1 लिखा है, जिसका मतलब हाइड्रोजन के पास संयुक्ता 1 होगा। हाइड्रोजन के पास कितना 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास संयुक्ता कितना होगा 3 होगा, तभी आपका इससे कंपाउंड ये बना होगा। ठीक है, ऐसे भी आप सबसे हल्का तरीका से सोच सकते हैं, सबसे आसान तरीका से। तो यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है, तो 3 है। हाइड्रोजन को पूछे तो 1 है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ये था आपका अरस्तु, ऑप्शन बी होगा। कौन थे, तो अरस्तु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो ये आपका बैक्टीरिया किसमें शामिल है, मोनेरा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह अंतर्गत आते हैं। करा जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह क्या कहलाते हैं या किस में आते हैं, तो ये समूह आते हैं आपका थैलोफाइटा में। ठीक है, थैलोफाइटा में। ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कुछ संवहनी पौधा बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, वे समूह कहलाते हैं। यानी कुछ संवहनी पौधा जो है वो बीज तो पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपका जिम्नोस्पर्म में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है। चलिए देखते हैं ये किस में होता है, ये आपका होता है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, ऑप्शन डी हुआ, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका सभी केशुरकीय की एक समान विशेषता है। सभी केशुरकीय का एक सामान्य विशेषता है, इसका क्या समान विशेषता है, तो सभी में क्या खोपड़ी होते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो जो केशुरकीय होते हैं, केशुरकीय प्राणी जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो खोपड़ी होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, परिनलिकाएं होते हैं, अंतःकंकाल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका केवल ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है। देखो ये तो आपको पता होगा, पादप कोशिका पास होता है आपका कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ शैवाल है उसके पास भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होगा, तो आपका ए बी सी तीनों का ऑप्शन डी होगा, ये सभी। आपका अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम यानी ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये होता है आपका एरोबिक शोषण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, एरोबिक शोषण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है करा कि राइबोसोम किस में बनते हैं। राइबोसोम आपको पता होगा कौन सा कार्य करता है, तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो कह रहा राइबोसोम किस में बनते हैं, तो ये न्यूक्लियस में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ई होगा, राइबोसोम आपका न्यूक्लियस में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि
कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? तो ये होता है आपका नाभिक। ऑप्शन बी होगा। क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक तपेदिक है का कारण है? कारण निम्न से कौन सा रोगजनक तपेदिक यानी टीबी का कारण है? यानी टीबी किस कारण से होता है? तो आपको याद होगा टीबी जो है वो मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वे किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका याद रखना ट्राइपोनोमा पैडिलम। ट्राइपोनोमा पैडिलम के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये जो है ये आपका यौन संबंध के दौरान संक्रमित रक्त के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तब ये आपका ये सिफिलिस नामक यौन बीमारी होते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन का आपका इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो ये आपका देखो MERS और सार्स ये दोनों है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा CO2 पत्ती में प्रवेश करती है? किस प्रक्रिया के द्वारा पत्ती में कर आपका CO2 प्रवेश करती है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका विसरण। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, विसरण के द्वारा नहीं डिफ्यूजन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि पत्तियों में फ्लोएम कहाँ होता है? पत्तियों में फ्लोएम कहाँ होता है? तो कोई ये आपको होगा पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ। ऑप्शन सी होगा। फ्लोएम क्या करता है? तो ये भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है। और आपका जाइलम क्या करते हैं? तो जल का परिवहन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैव आधारित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो आपको याद होगा खाद्य बनाकर। ऑप्शन ए होगा, खाद्य बनाकर। आपका अगला क्वेश्चन है 53 है, पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है? यानी कहने का अर्थ हुआ किसके द्वारा ये पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है? तो ये अपघटक। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये अपघटक के उपस्थिति में है वो क्या होता है? सड़ गल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप क्या होगा? ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, तो ये क्या होता है? 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है। आपको एक चीज बताना है, 120 जो है ऊपर में लिखते हैं 120, नीचे में लिखते हैं 80। ये जो 120 है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? एक नाम सुनेंगे आप, डिस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है। तो 120 जो है ऊपर में उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, जो नीचे में 80 है उसको बोलते हैं डिस्टोलिक, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर 120/80 सामान्यतः होता है, वो 120 क्या है? तो ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है? ये डिस्टोलिक प्रेशर है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया भी अवशिष्ट है और CO2 भी अवशिष्ट है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है कि जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो उसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए जो जियोट्रॉपिज्म पौधा जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में होते हैं, ठीक है। आपका अगला है मादा
मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, तो यह तो आपका कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, स्कूल में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे जिससे क्या होगा, सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए। देखिए, सेक्स संबंधी पहलुओं की जानकारी होगी तो जो बच्चे हैं वो आगे जाकर गलती नहीं करेंगे, इस पर सतर्क रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है, करा उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, जिसमें अधिकतम समान गुण मिले। एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति या एक ही जिन्स के दो व्यक्ति, एक ही कर्म के दो व्यक्ति या एक ही परिवार के दो व्यक्ति। तो सबसे आपका अधिकतम मिलेगा जो आपका ऑप्शन ए होगा, एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया जाता है? यानी मानव का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन किस रूप से करते हैं? देखो, एक होता है समय डेटिंग, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से करते हैं। दूसरा आपका है डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण से, और खुदाई के द्वारा भी। ऑप्शन डी होगा सभी। आपका अगला है, आर्कियोट्रॉपिक्स को संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जीवाश्म है और इसमें इन दोनों के लक्षण साझा होते हैं। यानी किन दोनों के लक्षण? तो देखो, ये पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब क्या होगा? देखो, जब विराम अवस्था से कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करेगा तो यानी u क्या होगा, 0 होगा। स्टार्टिंग स्पीड क्या होगा, 0 होगा। आप पढ़े होंगे v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। जब आपका यहाँ पर u क्या है, 0 है, तो क्या होगा, a इंटू टी। तो यहाँ से कहेंगे v क्या आएगा आपका, v बराबर at आएगा। यहाँ से कह सकते हैं v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ कहा भी है कि समान त्वरण से गति करे, तो ये क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ कह सकते हैं v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन कर आपका कि 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है। देखो, एक कार है जिसका इनिशियल स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या करता है, एक ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है। ठीक है, जब ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा, तो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है। टाइम कितना लगा रुकने में, तो 20 सेकेंड लगा। ठीक है, सिंपल है। तो करा अवमंदन होगा। देखिए, अवमंदन किसको बोलते हैं, तो एक होता है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण, तो जिसमें स्पीड धीरे धीरे क्या हो, बढ़ता है, तो उसमें होता है एक्सेलरेशन। जब इसका वेलोसिटी क्या हो, धीरे धीरे घटता हो, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं अवमंदन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आएगा, तो लगाओ फॉर्मूला v बराबर u प्लस at। v कितना है, 0 है, u कितना है, 10 है, a कितना है, a पता नहीं, t कितना है, t आपका 20 सेकेंड है। तो यहाँ देखेंगे तो आपका आएगा 20a बराबर -10 आएगा। ठीक है, 20a बराबर -10 आएगा। यहाँ से a निकालेंगे तो -10 बटे क्या आएगा, 20 आएगा। कर दो 0 0 तो कितना आएगा, -0.5 आएगा, -0.5 आएगा। तो अब बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन मेरा कितना आया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा या डी होगा? देखो, यहाँ पर यदि आपसे पूछता त्वरण क्या होगा, ठीक है, तब इसका आंसर होता सी। लेकिन पूछ रहा अवमंदन यानी रिटार्डेशन आपसे पूछ रहा है, तो जो माइनस में आया है ना उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो जब रिटार्डेशन आपसे पूछा है ना तो माइनस ऑटोमेटिक इसमें लगा हुआ है, इसीलिए हम सी ने लगाकर डी लगाएंगे। ठीक है,
ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन है आपका माइनस में, -0.5, ये एक्सेलरेशन है। यदि आपका यही रिटार्डेशन पूछे, अवमंदन पूछे, तो ये आपका प्लस में हम कहेंगे, क्योंकि जब भी रिटार्डेशन कहते हैं तो माइंड में आ जाता है वो निगेटिव में होगा। तो पहले से हम सोचे निगेटिव होगा, और निगेटिव लेंगे भी तब तक पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है। यदि एक वस्तु का वेग t समय में प्रारंभिक वेग u से बदलकर v हो जाता है तो तुरंत क्या होगा, सिंपल फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से क्या करो, यहाँ से ए टी को हम लाएंगे, देखो इस u को इधर लाओ तो क्या आएगा, v माइनस यू आ जाएगा। यहाँ से फिर आपका ये क्या आएगा, तो v माइनस यू है बटे t आएगा, यही तो है। ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, तो रटने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन कर आपका 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है तो करा तुरंत क्या होगा। सिंपल है, आप पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए, ये सब याद होना चाहिए। एफ बराबर एम ए, यहाँ से हम ए निकालेंगे, क्या आएगा आपका, ए बराबर क्या आएगा, एफ बटे एम आएगा। एफ बटे एम आएगा। एफ कितना है, एफ है आपका 5 न्यूटन, और एम कितना है, ये है आपका 20 kg। 5 चौक 20 कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। 1/4 कहीं आप कहेंगे 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो फार्मूला याद रखो, एफ बराबर एम ए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कोई भी दो पिंड के बीच में लगता है। ठीक है, यदि द्रव्यमान है तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच, ऑप्शन ए होगा। और ये जो फोर्स लगता है क्या होता है आपका, देखो मान लीजिए ये आपका मास इसका m1 है और इसका मास आपका m2 है, इसके बीच की दूरी क्या है, r है, तो फोर्स आपका एक दूसरे की ओर लगेगा। ठीक है, हमेशा इसमें आकर्षण बल ही लगता है। ये फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स का मान आपको याद रखना है, g बराबर m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है दो पिंड के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका एक वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कर रहा है, h हेड है, यहाँ से किसी वस्तु क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप कर रहे हैं, तो कर आधी हाइट आ जाएगा, आधे हाइट आ जाएगा, तब क्या होगा, आधी हाइट पे आएगा तो क्या होगा। एक चीज़ सोचिए, अभी जब वहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ mv² होता है। जब स्पीड ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mgh होगा, जितना हाइट है उतना होगा mgh। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये हाइट क्या होगा, ये हाइट कम होगा, तो यानी mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा केवल स्थितिज ऊर्जा ना। देखो इसका आंसर आपका होगा बी, आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा। क्योंकि जब वो बीच में आ गया है, ठीक है, आधे हाइट पर आ गया है, तो क्या होगा, जितना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया होगा। ठीक है, तो आधा आधा दोनों होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। फार्मूला से कहेंगे तो फार्मूला से भी बन जाएगा, लेकिन समझ जाइए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होंगे। अभी आपको हम बताए हैं, किसी हाइट से वस्तु को गिरा रहे हैं तो इनिशियली स्पीड क्या है, 0 है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है,
आपका 0 है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो जितना हाइट है तो आपका mgh ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे जैसे इसका हाइट क्या होगा, कम होगा, नीचे आएगा वस्तु, तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो हाइट घटेगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अब देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ दिए तब क्या होगा, तो ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी को बोलते हैं। तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अपरिवर्तित रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन क्या आपका, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। देखो, ऊर्जा का व्यवहारिक मतलब जो घरेलू यूज करते हैं हम लोग, तो आप लोग देखेंगे जो आपका बिजली का यूनिट आता है वो आता है किस में, किलो वाट आवर में आता है। इसी को दो 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये किलोवाट घंटा में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। कह रहा एक यूनिट क्या होगा। अब ये बताया आपको कि एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 1 किलो वाट आवर के बराबर। ठीक है, तो याद रखना एक यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलो वाट के बराबर। अब देखो, तो ये तो होगा ही, और यही होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है, इस पर बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस पर 71वीं बीपीएससी में। तो ये भी होता है। ठीक है, और ये भी तो यही है ना आपका, ये भी जो 1 किलोवाट घंटे ही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब क्या होगा। देखिए, ये मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ क्या आपका ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, पी नोट है, इसका हाइट एच है। तो आपको बताए थे नीचे प्रेशर क्या होगा, तो पी नोट प्लस रो जी एच होगा। अब देखिए किस पर डिपेंड करता है, तो एच क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। और ये रो क्या है, तो ये आपका डेंसिटी है, घनत्व है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो, तो क्या होगा आपका, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये होगा ही। द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है, ये भी होगा। और सभी दिशाओं में समान होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, सभी सत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाले दाब क्या होगा। तो क्या होगा, द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा, प्रत्येक दिशा में समान होगा, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी आपको बताए थे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, सभी सत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है, ध्वनि तरंग सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं। देखो, याद रखना ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो क्या होगा, ठोस इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या होता है। देखो, परिसर क्या होता है, ध्वनि यानी मनुष्य जो है वो कितने हर्ट्ज का साउंड को सुन सकता है। तो याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के मनुष्य जो है वो साउंड को सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। उसको बोलते हैं श्रवित तरंग, जिसको हम सुन सकते हैं। अगला है कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सा मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा है, ऑक्सीजन है, आप जानते होंगे।
ऑक्सीजन सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग जिंदा है। आपका अगला क्वेश्चन है करें कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है। अब देखो एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है, कितना है 21% है। आपका अगला क्वेश्चन है करें जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। जल प्रदूषण से सबसे अधिक कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो ये होता है आपका यकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका है सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था। ये दिया था आपका वुडलैंड कमीशन। ऑप्शन आपका ये होगा। ये कब दिया था 1987 में अपने रिपोर्ट में दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है कर मानस अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मानस असम में है, ठीक है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय देखो तो क्या होगा, कोयला होगा, ऑप्शन सी होगा। हवा, हवा यानी पवन, हवा नहीं कहिए पवन कहिए। पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है। आपका अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक नाभिकीय ऊर्जा है। कल्पक्कम ये आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। आपका अगला क्वेश्चन है तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा कोयला। आपका नेक्स्ट है करा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है, आप जानते होंगे। विद्युत शक्ति यानी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी पावर क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। वर्क का क्या होता है, जूल होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है करा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, आप जानते होंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर तो डी क्यू बाय डी टी कह सकते हैं या क्यू बाय टी कह सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। देखो ये होता है आपका V बराबर आई आर, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ से हम आर निकालेंगे, क्या आएगा आपका V बटे आई आएगा। तो सिंपल है, V बटे आई किस में है, V बटे आई आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये तो दिया है, इसे इसके अकॉर्डिंग एक आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर और क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, इससे भी याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें कर आपका रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए किसके बीच पूछ रहा है, आपका ए और बी के बीच में पूछ रहा है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो ये देखो यहाँ से ए सी और ये बी सी किस में है, ये दोनों, तो ये दोनों आपका देख सकते हैं, ये दोनों आपका सीरीज में है। तो सीरीज में इसमें क्या करेंगे, सीधे जोड़ देते हैं सीरीज में, तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 160 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो एक आपका ये हुआ 40 ओम का, और इधर हम जोड़े दोनों का, तो ये कितना आ गया 160 ओम आ गया। और ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब ये देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों आपका ये पैरेलल में है, पैरेलल में से दोनों को जोड़ना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आपको बताए हुए हैं, पैरेलल में क्या हो, दो रहेगा, पैरेलल में रहेगा तो क्या करना, R1 इंटू R2 कर देना, आप बट्टे R1 प्लस R2 कर देना। तो ये आपका पैरेलल में दो का इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट हम यहाँ निकालते हैं, क्या होगा R1 इंटू R2, R1 कितना है 40 है, R2 कितना है 160 है, R1 प्लस R2 40 प्लस 160 जोड़ेंगे कितना आएगा 200 आएगा। तो 0 0 0 0 कर जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 ओम आएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 32 ओम आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 91 है, करा है डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है करा सेल
के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। देखो ये आप इसी बैटरी में ही तो आपका ये विद्युत वाहक बल होता है, इसको J बोलते हैं। ये क्या है, वोल्टेज ही तो है। तो आपका ऑप्शन बी होगा वोल्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, जिसका अल्पतनांक क्या होगा, यानी इसे एक भाग पूछ रहा आपका कितना होगा। तो देखो 2 था, 2 0 से 2 है तो 2 माइनस 0, ये कितने भाग है, 20 भाग है। भाग दे दीजिए तो 2/20 कट जाएगा, 1/10 आएगा, 1/10 यानी 0.1 आएगा। तो 0. आपका इसमें 0.1 ही आना चाहिए। तो सॉरी, ऑप्शन ए में है 0.1 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है 94 है, क्वेश्चन 94 है कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त यानी प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न नहीं करता है। विद्युत मोटर ये आपका यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो, हाँ डायनेमो आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला आपका है क्वेश्चन कर आपका, देखो क्वेश्चन कर आपका किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। तो आप पढ़े होंगे I बराबर क्या होता है आपका, ये होता है Q/T होता है। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, आपका Q आएगा I × T आएगा। अब देखो I आपको दिया कितना, 1 एम्पियर, समय दिया कितना 2 मिनट, तो उसको सेकेंड में बदलिए। तो 1 मिनट कितना होता है, 7 सेकेंड होता है। 2 मिनट कितना होगा, 120 सेकेंड होगा। तो आपका होगा 1 × 120 यानी 120 क्या होगा, ये कूलम्ब होगा। तो आपका ऑप्शन किस में आएगा, तो 120 कूलम्ब किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखना है Q बराबर I × T। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 96 है, कर ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह परत सप्तमंडल में उपस्थित होती है। ठीक है, तो आपको देखो आपका ऑप्शन सी होगा परावैंगनिक विकिरण। परावैंगनिक किरण जो है वही तो आपका ओजोन परत को क्या करते हैं, परावैंगनिक किरण जो है वो ओजोन परत क्या करते हैं, क्षति पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन कर आपका ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनिक किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नहीं, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि ओजोन परत पृथ्वी पर किस हानिकारक विकिरण को सुरक्षा प्रदान करती है। पृथ्वी पर किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपका हो जाएगा परावैंगनिक किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है। देखो कागज पर क्या करना, आप तेल कभी लगा देना। ठीक है, तो उसके बाद देखना किसी चीज को, तो आपको थोड़ा सा धुंधला चीज दिखाई देगा, लेकिन उसको बोलते हैं परभाषक। ठीक है, ना तो पूरी तरह से वो परभाषी है, न ही अप्रभाषी है, इसके बीच का होता है, उसी बोलते हैं परभाषक। ठीक है, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन कर आपका दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो क्लियर है, नाम ही है। आपको पूछे दूरदृष्टि दोष, तो सिंपल है, दूर आप याद रखना, दूर में आपको साफ साफ दिखाई देगा। जो नाम रहेगा ना उसमें साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो दूर दृष्टि दोष कर रहा है, यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो कह रहा कौन सा आँख कहाँ की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, दूर की वस्तु को। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसमें किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन का आपका किस रंग का सिग्नल खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, लाल रंग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपको ये क्लास कंटिन्यू चाहिए साइंस का,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको अगले क्लास भी करवाऊंगा। और जितने भी आपके 2024 में साइंस का पेपर हुआ है 9 to 10 का, उन सभी को आपको हम हल करवाएंगे, साथ में आपको मैथ का भी करवाएंगे। लेकिन मैथ का भी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि डिजिटल पेन नहीं है, मैं ऑर्डर किया हूँ, कुछ दिन में आ जाएगा, तो आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ का भी करवाएंगे और साइंस का भी कराना स्टार्ट कर दिया है। और भी कोई विषय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ यदि किसी को लेना है तो इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम का नाम क्या है? तो सेम है। आप लोग पूछते हैं बार बार, सर टेलीग्राम का नाम क्या है? तो सेम है, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नेम है। तो आप जाइए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सर्च करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।